मंच पर और सभागार में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय और प्रिय मित्रों, छात्रों और छात्राओं, मैं आज फिर से करीब 50 बरस पहले से भी पहले के समय में लौट गया, क्योंकि गांव से हाई स्कूल पास करके जब आया मैं 1969 में, तब हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के बावजूद हिंदू विश्वविद्यालय की कक्षाएं नहीं चल रही थीं। मेरी कक्षा नागरिक चाणी सभा से शुरू हुई। वहाँ मैं आर्य भाषा पुस्तकालय का सदस्य बना और वहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई और वहीं मेरी मुलाकात देश के बहुत बड़े बड़े विद्वानों से हुई। मुलाकात यानी उनका साक्षात्कार हुआ, उनको निकट से देखा, उनका आशीर्वाद मिला। पंत जी को, दिनकर जी को, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी को, रंजन सूर्यदेव को, बहुत से दिग्गज लोगों को। त्रिलोचन शास्त्री से भी भेंट उसी पुस्तकालय में हुई और बाहर से जो लोग शोध करने आते थे वे लोग वहीं ठहरते थे। वहीं मैंने नंदकिशोर नवल को आलोचना का विकास वाली पुस्तक के लिए सामग्री जुटाते हुए देखा था। मित्रों, नागरिक चाणी सभा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पहले का हिंदी समाज के जागरण का एक बहुत बड़ा चिन्ह है, विश्वविद्यालय से पुराना है। और यहाँ और इलाहाबाद में दोनों जगह एक साथ हमारे हिंदी समाज ने अंगड़ाई ली। पंडित ब्रजमोहन व्यास ने इलाहाबाद में संग्रहालय के बारे में पहली बार कदम उठाए और यहाँ बाबू राय कृष्णदास जी ने भी राय कृष्णदास की संग्रहालय की दिशा में बिल्कुल नई नई परिकल्पना के अनुसार काम शुरू किया। और आप जानते हैं कि आज जो भारत कला भवन विश्वविद्यालय में है, यह कभी नागरिक चाणी सभा में होता था। तो नागरिक चाणी सभा की महिमा पूरे हिंदी समाज के लिए जो है, उसका ठीक ठीक आभास भी नई पीढ़ी को नहीं है। मूल्यांकन तो खैर बहुत दूर की बात है। नागरिक चाणी सभा ने जो कोष का काम लिया, भाई राजकुमार जी ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया और मुझे खुशी है कि नए सिरे से जो पत्रिका भाई व्योमेश शुक्ल जी ने जब से कार्यभार लिया है, नागरिक चाणी पत्रिका का जो विवरण प्रस्तुत किया राजकुमार जी ने, उससे पता लगता है कि नया अभियान भी, नया संकल्प भी लगभग उतना ही ऊंचा है, उतना ही उदात्त है जिस संकल्प से नागरिक चाणी सभा शुरू हुई थी। मैंने पत्रिका देखी नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो विवरण उन्होंने दिया उसी से मुझे बहुत भरोसा जगा। सच्ची बात यह है कि ज्ञान की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जितनी उपेक्षा आज ज्ञान की है हिंदी समाज में, उतनी और किसी चीज़ की नहीं। इसलिए नागरिक चाणी पत्रिका जैसी शोध पत्रिका निकालने के लिए धन भी चाहिए, पूरे समाज का सहयोग चाहिए। सभा ने जितनी पुस्तकों की, जितनी पुस्तक मालाओं की योजना ली थी, आप उसमें पाइएगा कि उसके पीछे जिन लोगों का सहयोग होता था, सहयोग राशि होती थी, उनका उल्लेख है। स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों के अनुवाद के लिए स्वामी विवेकानंद जी के जो शिष्य थे, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी, उनकी बेटी सुरजबाला जी तब थीं, उन्होंने
धन दिया था, उससे अनुदित कुछ पुस्तकें आई। तो सभी दिशाओं से लोगों ने सहयोग किया था। वह सहयोग आज कहाँ है? तो व्योमेश शुक्ल दिख रहा है कि अकेले नहीं हैं, लेकिन फिर भी पुराने समय में जो सहयोग था, आप उसकी तुलना में देखिए तो अभी बहुत सहयोग की ज़रूरत है, बहुत धन चाहिए। भाई राजकुमार जी ने बहुत सही कहा, हिंदी शब्द सागर निकला और उसके बाद शब्दकोश विभाग तोड़ दिया गया, जबकि विदेशों में जो कोश विभाग होता है वो स्थायी विभाग होता है, वो बराबर काम करता है। इस तरह की एक परियोजना विद्यानिवास मिश्र जी ने आगरा में शुरू की थी और प्रयोग वार्षिकी निकालना शुरू किया था। कोश बनाना आसान नहीं है, प्रत्येक वर्ष जाने कितने शब्द उमड़ते हुए चले आते हैं, उनका संकलन, उसके लिए बाकायदा एक संस्था चाहिए। इसकी कोई चिंता नहीं है, जाने कितने शब्द और पुराने शब्दों को जो नया नया अर्थ मिलता है, नए नए जो प्रयोग होते जाते हैं, तो प्रयोग वार्षिकी जैसी बहुत सारी चीज़ें हों और तब कोश काम कर सकता है। पूरी एक टीम दिन भर जो शब्दों का चयन करती थी, वह फिर उनके लिए अलग उस पूरा शब्दकोश निर्माण कैसे हुआ उसका इतिहास जानिए तो आपको अजब लगेगा कि उनके पास साधन कितना कम था, लेकिन कितना वैज्ञानिक ढंग से काम किया। और अंत में दर्शन के शब्द अलग, साहित्य के शब्द अलग, और इन सब के लिए अलग अलग उसमें निदेशक बने हुए थे जो अंत में तय करते थे। रामचंद्र शुक्ल बालकृष्ण भट्ट की टीम में थे और ये लोग दर्शन की शब्दावली को अंतिम रूप देते थे। उस जमाने में तय किया कि शब्द का अर्थ कैसे लिखा जाए। उसमें उन्होंने यह कसौटी रखी कि उस शब्द का अर्थ लिखते हुए वह शब्द नहीं आना चाहिए। अब कल्पना करिए कितना कठिन है। मैं उदाहरण देता हूँ, जो क्रिया है एक करना, अब इससे आसान कोई शब्द नहीं हो सकता। करना, टू एक्ट। इस करना शब्द का अर्थ हिंदी शब्द सागर ने कैसे लिखा है, इसको उलट के देखिए। कठिन शब्दों का अर्थ देखने से नहीं कोश का पता चलेगा। कोश की परीक्षा आसान शब्दों को देखिए। किसी क्रिया को कुछ काल तक लिए चलना, ये अर्थ दिया है करना शब्द। और देखिए इसमें करना शब्द नहीं आया। तो ये और उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, उन सब पर हम नहीं जाएंगे। ग्रंथावलियां जो प्रकाशित की, आज कंप्यूटर के कारण क्रांति आ गई है, इतनी सुंदर छपाई और सब कुछ होती है और इतना गलतियां उसमें भरी रहती। सुंदरता के भीतर इतनी गलतियां, इतना भ्रष्ट। दिल्ली के बड़े बड़े प्रकाशकों के यहाँ से महाभ्रष्ट पुस्तकें छप के हर साल आती। नागरिक विचारणी सभा ने जो शुद्धता का मानदंड कायम किया, उसका कोई जवाब नहीं है। एक दूसरा मानदंड बताता हूँ। नामवर सिंह ने पूरे विश्व मेला को ललकारते हुए यह बात कही थी। रामचंद्र, जानते होंगे राजकुमारी, रामचंद्र शुक्ल ग्रंथावली आई थी और उन्होंने कहा कि शुक्ल जी की ग्रंथावली रोज रोज नहीं छपेगी, इसमें इंडेक्स कहाँ है, अनुक्रमणिका कहाँ है। ग्रंथावली आदमी शीर्षक से नहीं पढ़ता। शुक्ल जी ने इतने विषयों पर लिखा है, अगर मान लीजिए अर्थ विच्छित्ति देखना हो तो उसमें कहाँ ढूंढेगा आदमी। अनुक्रमणिका से देख ला कि इस पृष्ठ पर है। भारतेंदु ग्रंथावली का पहला खंड जो बाबू ब्रजरत्न दास जी ने संपादित किया है, उसको निकाल के देखिए और फिर तुलना कर लीजिए सभी प्रकाशनों से। जितनी ग्रंथावलियाँ आई हैं उनको मिला के देख लीजिए।
उस जमाने में बाबू रजरत्न दास ने कैसा संपादन किया है। अब जैसे भारतेंदु की मान लीजिए 1000 उनके कवित्व हैं। आज की कविता में तो शीर्षक होता है, तो सूची में शीर्षक दे देंगे तो हम ढूंढ लेंगे वो कौन सी कविता है। कवित्व पर तो कोई शीर्षक नहीं है। उन 1500 कवित्वों में से कोई विशेष कवित्व आपको ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे? वो अनुक्रमणिका, और वो 200 पृष्ठ से कम की नहीं है। उसे कहते हैं वैज्ञानिक संपादन। उस जमाने में वैज्ञानिक संपादन हुआ। आज बस एक साथ सिल के बस बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो वो अनुक्रमणिका बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जितने इतिहास के ग्रंथ हैं, दर्शन के ग्रंथ हैं, उनको आप देखिए, अंग्रेजी ने उसको जो मेंटेन करके रखा हुआ है, हम उसमें देख विंटरनित्ज हम निकाल के देख लेंगे कि संस्कृत के इतिहास में विंटरनित्ज का कहाँ उल्लेख आता है, कीथ की मान्यताएं कहाँ हैं, वो वहाँ मिल जाएंगी। ये बाद में एकदम सभा सम्मेलन और बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, ये 3 संस्थाएं हैं जिन्होंने उस जमाने में इसको मेंटेन किया। उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं रह गई। तो हिंदी का जो अनुशासन है वह बना उस युग में जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी, जिनके पास धन नहीं था, उनके पास तपस्या थी, संकल्प था और लग के काम किया। तो मित्रों, कोष विभाग सरकार से बात करे, सरकार को समझ में आए और इतना धन दे कि बाकायदा हिंदी संस्कृत विभाग की तरह, इतिहास विभाग की तरह, फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह वह विभाग बराबर चलता रहे। बराबर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा नहीं जा सकता था शुकुल जी का अगर उससे पहले बाबू श्याम सुंदर दास ने तमाम नौजवानों को छोड़ा। गाँव देहातों में, शहरों में, खानकाहों में, हर जगह से जहाँ जहाँ बैठनों में बांध के रखी हुई थी पांडुलिपियाँ, उनकी खोज की और वह खोज विवरण छपता था। उस खोज विवरण अगर वह, और बाद में सभा ने वो खोज विवरण प्रकाशित किए, अगर ये खोज विवरण नहीं होता तब फिर मिश्र बंधु विनोद नहीं आता और शुकुल जी का इतिहास भी नहीं आता। नींव को कोई नहीं देखता, ऊपर शिखर दिखाई देता है, लेकिन नींव जमाने का काम ये सभा ने किया था और इस ढंग से किया था। तो समर्थ हाथों में नागिर पिचाणी सभा का सूत्र आया है। भाई व्योमेश शुक्ल ने लंबी लड़ाई के बाद नागिर पिचाणी सभा को एक तरह से कारा मुक्त किया, सभा की आज़ादी आई। तो हम सब लोगों का कर्तव्य है कि उनको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत हो हम पूरा उनका सहयोग करें। कोष जैसे, ग्रंथावली जैसे प्रयत्न के लिए भारी धन की ज़रूरत है, प्रभावशाली लोगों का संग साथ हो और सरकार तैयार हो उसके लिए धन देने को, तभी ये चीज़ आगे बढ़ सकती है। और कोष का नए सिरे से सुधार संपादन ये जल्दबाजी में नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से नीतियाँ बनाकर उन लोगों के सामने जो अंग्रेजी के कोष थे वह सब रख के उन्होंने हिंदी का अपना गौरव वो बनाने की कोशिश की। उनके सामने कुछ ऐसा था जिसकी होड़ में चीज़ों को लाना चाहते थे। दूसरे भाई राजकुमार जी जानते हैं कि अनुवाद उस जमाने में सभा ने जितने ज़बरदस्त करवाए। किन लोगों ने अनुवाद किए? आज हमारे यहाँ फारसी विभाग है। आप बताइए कि कितनी, एक ज़माने में मैंने किसी कुलपति के समय में मैंने उसके लिए सब पूरा ढांचा मानविकी का उनको लिख के मैंने भेजा था कि हमारे वो विभाग जहाँ छात्र नहीं हैं उनको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनसे काम लेने की ज़रूरत है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने काम लिया, हमने काम नहीं लिया। उस समय
फारसी बाबू रजरत दास वगैरह से लेके बनारस में ऐसे ऐसे रईस थे जो फारसी भी बहुत अच्छी जानते थे। तो फारसी दां लोगों से वो अनुवाद करवाए हैं, जो मध्यकालीन हैं वो जितने इतिहास ग्रंथ हैं उनका अनुवाद मूल से हुआ। उससे भी आश्चर्य की बात है कि तब तक भारत के किसी विश्वविद्यालय में, शायद शांति निकेतन में हो तो हो, मैं नहीं कह सकता, चीनी विभाग नहीं था, लेकिन मूल चीनी को जानने वाले विद्वान के जरिए फाहियान, वेनतांग और इत्सिंग का जो यात्रा वृत्तांत है उसका अनुवाद सभा ने छापा। तो सभा ने ऐसे काम किए, केवल उसके काम पर 3-4 दिन का सेमिनार हो तो वो कम पड़ जाएगा। तो हम बहुत छोटे लोग हैं लेकिन बड़े घर में पैदा हुए हैं, हमारी विरासत बहुत बड़ी है। उन लोगों ने जो काम किया है बस उसको अगर संभाल भी ले जाएं, जो शुरू कर दिया है व्योमेश जी ने, तो उससे मन में बहुत आनंद है, बहुत अच्छा लगा। मित्रों, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का नयांक मैंने देखा नहीं है, इसलिए उस पर मैं कुछ खास नहीं कह सकता। जो काशिस्थ पुस्तक है वो इस मामले में काशिस्थ है कि काशी पर केंद्रित है। दूसरी चीज़, उस पर जितने लोगों ने लिखा है वो सब लोग काशिस्थ हैं, काशी में रहने वाले पंडितों ने लिखा है। और पहला ही लेख, सा काशिका हम निज बोध रूपा, जीवन भर रोग शैया पर पड़े पड़े भी मौखिक रूप से गोपीनाथ कविराज बोल बोल के लिखवाते रहे, अंग्रेजी में, हिंदी में, संस्कृत में, लेकिन कहीं आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा। वो आगम ग्रंथ जो दुर्लभ हैं वह सब उनका देखा हुआ था, लेकिन इस मामले में गोपीनाथ कविराज विलक्षण विद्वान हैं कि उनके कहीं भी लेखन में आपको उनको पढ़ने के लिए फिर दूसरे पंडितों की भी आवश्यकता हो, और वो सरल अपने को नहीं करना चाहते। तो पहला ही लेख वह है जो काशी के आध्यात्मिक रूप को सामने रखता है। और इतिहास पर 2 लेख इतने ज़बरदस्त हैं, बहुत सही नाम लिया अपने निशाकांत चतुर्वेदी जी ने और भाई प्रवीण जी ने, शिव प्रसाद जी के, हमारे गुरुदेव आदरणीय शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास नीला चाँद पर। नीला चाँद की जो मध्यकालीन काशी है, ज़्यादा ग्रंथ न पढ़िए, अगर उसकी पृष्ठभूमि जाननी हो तो इस पुस्तक में जो डॉक्टर मोती चंद्र का और डॉक्टर राजबली पांडे का लेख है उसको जरूर पढ़िए। अत्यंत संक्षेप में उस जमाने की काशी को उन्होंने उसी तरह से उक्त व्यक्ति प्रकरण के भीतर से बनारस की शिक्षा व्यवस्था को भी, उसके धर्म को भी, कई एक चीज़ों को एक तरह से उन्होंने पुनः सृजन उसका किया है। उसी तरह जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल ने अष्टाध्यायी के, पाणिनि के व्याकरण के सूत्रों के भीतर से इतिहास का दोहन किया, तो उक्त व्यक्ति प्रकरण गुरुदेव के भी सामने था। और नीला चाँद में तो अध्यायों के शीर्षक भी आप पाएंगे उक्त व्यक्ति प्रकरण से उन्होंने लिए हैं, वो हिंदी में लिखे हैं। तो यहाँ हमारे आदरणीय भाई प्रोफेसर पी.वी. राणा साहब हैं, वो उनके बहुत करीब रहे हैं और वो जानते हैं कि इतिहास का उनका अध्ययन कितना ज़बरदस्त था, और इनसे बराबर राय बात करके कैसे उन्होंने करेक्ट किया अपने लिखे हुए को भी, उसे विद्वान कहते हैं। कि तथ्य जहाँ भी ज़रूरत हो तो वास्तव में उन्होंने पुनर्लेखन किया, पूरे के पूरे अध्याय का पुनर्लेखन किया। तो आप उसकी पृष्ठभूमि इन ग्रंथों, माने उस उपन्यास को पढ़ने के लिए, वैश्वानर को भी ठीक ठीक जानने के लिए वो जानना जरूरी है। वहाँ विश्वेश्वर का मंदिर बहुत केंद्र में नहीं है, मछोधरी झील के किनारे का नंदीश्वर तीर्थ है वह महत्वपूर्ण है। आदि केशवायतन जो वहाँ राजघाट के, वो महत्वपूर्ण है। तो वो पूरा एक भूगोल, वहाँ गोदौलिया नहीं है बल्कि गोदावरी नदी है, तो वो देखना चाहिए। वो पढ़ते हुए मुझे बहुत आनंद आया। और तीसरी चीज़ है कि काशी की शिक्षा,
गांधी जी ने कहा था ना कि अंग्रेजी राज के सारे पाप के लिए क्षमा किया जा सकता है, लेकिन एक पाप जो उन्होंने किया है उसके लिए कभी नहीं क्षमा किया जाएगा। वो ये है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने ख़त्म कर दिया। बहुतेरे लोग आपको मिलेंगे कि वो तो अंग्रेज़ों ने हमको पढ़ना लिखना सिखाया। इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और राजबली पांडे दोनों के लेख में, मोती चंद्र जी के भी लेख में जो विस्तार से यहाँ की शिक्षा का वर्णन है उसको ध्यान से देना चाहिए, और उसके बाद उससे आज को मिला लीजिए, तब आपको पता लगेगा कि संस्कृत विद्या का भविष्य उज्जवल नहीं है। सेमेस्टर की पढ़ाई से संस्कृत विद्या नहीं चलने वाली है। संस्कृत विद्या है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के लिए 6 साल लगाया जाता था, और एक बहुत दिग्गज विद्वान का छोटा सा लेख है उसमें, महादेव शास्त्री जी का। ऐसे ऐसे विद्वान जो कहते थे कि मैंने तो पढ़ा नहीं है, केवल एक ग्रंथ पढ़ा है, केवल मैंने मम्मट का काव्यशास्त्र पढ़ा है, और उसके माध्यम से फिर संदर्भ के कारण दूसरे शास्त्र भी देख लिए। तो ये जो गहराई थी यहाँ के अध्ययन अध्यापन की, और ईमानदारी से उसमें दाक्षिणात्य पंडितों की भूमिका को रेखांकित किया गया, ये बड़ी बात है। अनेक जो व्याकरण के ग्रंथ हैं जिन पर पूरा माने उसी को आप कह सकते हैं बेसिक है, वह सब दक्षिण के पंडितों का रचा हुआ है। दूसरे उसमें ऐसे ऐसे संदर्भ हैं जिसमें शोध करने के लिए बड़ी संभावनाएं हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। वो संस्कृत की शिक्षा वाले में ही कुछ ऐसे पंडितों के भी जिक्र हैं जिनकी रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं, उस सब पर काम करने से बहुत नई चीज़ें आ सकती हैं। तीसरे, केवल हिंदी, खूबसूरत हिंदी की गद्य शैली के लिए केवल 2 लेख अगर इसमें से चुने, वह लेख पता नहीं नामवर जी ने कहाँ से पा लिया था, उन्हीं के भाषण में पहली बार मैंने सुना था। गुलेरी जी का लेख है वो, काशी के नूपुर और काशी की नींद। तो काशी की नींद और काशी के नूपुर, तो गुलेरी जी को जो शैली है वो कमाल की है। संस्कृत श्लोकों के भीतर से ही वो एक दुनिया आती है। और दूसरे उग्र जी का। मित्रों, ये जो लोहिया जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के तीर्थों को फिर से नए ढंग से संवारने का की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। तो उसमें बनारस के बारे में उनका मानना था कि 80 से लेके राजघाट तक उसके किनारे किनारे के कुछ भवनों को गिरा करके, और वो फूलों की क्यारी हो किनारे किनारे, जिसके किनारे लोग टहल सकें, घूम सकें, है ना। और बहुत सारी कल्पनाएं थीं। वो लेख लोहिया जी का हमने पढ़ा था। उसके बाद उग्र जी के ही लेख में वह पहली बारी परिकल्पना मिलती है कि विश्वनाथ मंदिर के आसपास के भवनों को सरकार को चाहिए कि खरीद ले, और खरीद कर उनको गिराए, और गिराकर उन्होंने जो कल्पना प्रस्तुत की वह यह कि हरे भरे उपवन हों, बिल्व वृक्ष हों और फूल हों, कि लोगों को केवल हाथ बढ़ाने से ही पूजा की सामग्री मिल जाए। ये सब परिकल्पनाएं उसमें रखी हैं। अब उसमें ये परिकल्पना नहीं थी कि लाइब्रेरी भी गिरा दीजिए, आश्रम भी गिरा दीजिए, संस्कृत पाठशालाएं भी ख़त्म कर दीजिए और पिज्जा हट बना दीजिए। ये मौलिक प्रयत्न हुआ है। तो इतनी मौलिकता उसमें नहीं है, लेकिन ये मौलिकता है कि उसमें उपवन हो, खूबसूरती हो। जैसे विद्यानिवास जी ने लिखा था, द्वारका में जहाँ कृष्ण भगवान की आखिरी सांस टूटी, तो वहाँ जब खूब भव्य निर्माण, गुजरात में ही होते रहे हैं पहले, तो वहाँ हुआ भव्य निर्माण। तो पर विद्यानिवास जी ने लिखा कि हमको अपने लोगों की स्मृति का रक्षा करने का तरीका नहीं मालूम है। हम नहीं जानते कि कृष्ण भगवान जिस वृक्ष के नीचे लेटे थे और वहीं
उनका उनका शरीरांत हुआ, लेकिन उस स्मृति को वृक्ष से और तुलसी वृक्षों की कतार से और एक ऐसी शांत जगह हो। अभी तो ये हो गया है कि जितना ही शोर हो उतना ही धर्म का उत्थान होता है। तो जितना ही शोर है, शोर सुन सुन के धर्म भाग जाता है। शांति जरूरी है, धर्म का तो पहला ही लक्षण है शांति। तो उस परिकल्पना से उग्र जी ने, और जहाँ उन्होंने उद्धृत किया है विनय पत्रिका को और बाकी चीज़ों को, उस सब पर हम कोई बात नहीं रखेंगे। अंतिम बात करके ख़त्म करता हूँ कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक पुस्तक भी शामिल की गई है। काशिस्त के भीतर कई पुस्तकें हैं, उसमें एक पुस्तक है तेग अली, 19वीं शताब्दी में भारतेंदु जी के ही समय में थे, बदमाश दर्पण। वो भोजपुरी में गज़लें हैं और उन गज़लों पर शिव प्रसाद मिश्र रुद्र ने उस ज़माने में टीका लिखे थे। बहुत अद्भुत टीका है और उसको पढ़ते हुए मन में ये भाव आता है कि काश कि शिव प्रसाद रुद्र ने ही भारतेंदु ग्रंथावली का तीसरा खंड उन्होंने ही संपादित किया था, यानी नाटकों वाला हिस्सा। अंधेर नगरी में जो शब्द आए हैं उनको समझाने वाला अब कोई नहीं है। बनारस में वो लोग रह नहीं गए जिनसे पूछने से मालूम भी हो। उसमें ऐसी ऐसी गूढ़ गालियाँ हैं जिनका अर्थ समझना मुश्किल है। हम उनको समझें, हम तो उनको पवित्र ब्रजभाषा के शब्द समझते हुए, लेकिन वो बनारस की गालियाँ हैं। वो रुद्र जी समझा सकते थे। बहुत ज़रूरी था कि जैसे AC वार्ड ने शेक्सपियर के निकाले नाटक, उसमें उसने अपनी टिप्पणियाँ दी, उसी से आप शेक्सपियर के शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ समझ सकते हैं। उस गंभीरता से संपादन को नहीं लिया गया। दुख की बात है कि बाद में हिंदी में संपादन को ठीक से नहीं लिया गया। बाणभट्ट की आत्मकथा का उस ढंग से संपादन होना चाहिए था कि विद्यार्थी और अध्यापक भी उसको ठीक से समझ सकें। जो तकनीकी शब्द हैं उस शैली में बदमाश दर्पण पर रुद्र जी ने लिखा है, और इसीलिए कसक उठती है कि काश कि उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूरे साहित्य पर इस तरह टिप्पणियाँ दी होती, ख़ास तौर से अंधेर नगरी पर, तो हम लोगों को समझने में बहुत सुविधा हो जाता। उसमें एक आध शब्दों पर टिप्पणी है जिसके नीचे लिखा गया है यह बनारसी गाली है, लेकिन गाली का अर्थ क्या है ये तो फैलन जैसा कोश हो तो समझ में आए। तो बहरहाल, और दूसरे काशी का भूगोल, उस भूगोल के साथ नाम आते हैं। मैं नहीं जानता किसने, लेकिन जिस ज़माने में आदरणीय प्रोफेसर राणा जी के गुरु जी ने काशी के भूगोल पर विश्वविख्यात कार्य किया, उसी के आसपास काशी की नामावली पर भी कोई शोध हुआ था यहाँ, जिसमें एक एक मोहल्ले, एक एक गली का जो नाम है ना, उसका एक इतिहास भी है। तो बदमाश दर्पण में इस तरह के रेफरेंस आते हैं। झोली में लेके पान तुहरा संगे रहल करी, कह देली है रिखैया तमोलिया तोरे बदे। अब ये रिखई तमोली कौन है? तो रुद्र जी ने समझाया है कि अमुक जगह पर रिखई तमोली की गली अभी भी है। अब धीरे धीरे सब स्वच्छ हो जाएगा तो सब पता नहीं चलेगा, है ना। रानी भवानी गली ही नहीं मिलेगा आपको कॉरिडोर में। वहीं दिव्येंद्रनाथ मिश्र निर्गुण रहा करते थे। कहानियों में उसके बहुत सारे संदर्भ आते हैं। तो खैर, मुख्य बात यह है कि उस संपादन में वह प्रतिभा उन्होंने दिखाई है जहाँ काशी के भूगोल को, उसके नाम को, उसके इतिहास को भी रखा है। और उसके अंत में पुराने बिरहे, पुराने कुछ भजन और चैती वगैरह भी जो दी हुई हैं, उसकी भी टीकाएँ हैं।
ख़ास तौर से रामकृष्ण खत्री के लिखे हुए बिरहे, वो सुन के मुझे बहुत आनंद आया। और उनकी उतनी बढ़िया साहित्यिक विवेचना उन्होंने की है, तो उससे उनके पांडित्य का पता चलता है। हम लोग जब पढ़ने आए तो अभी थे वो, और माना जाता था कि कीर्तिलता के वे बड़े विद्वान थे, उन्होंने बड़े नोट्स लिए थे, वो सब उन्हीं के साथ चला गया। तो ऐसे ऐसे लोग थे काशी में, काशिस्थ थे, और काशिस्थ विषय पर उन्होंने लिखा एक ऐसा ऐतिहासिक संग्रह। व्योमेश शुक्ल के पास एक दृष्टि है, उन्होंने ये चुन चुन करके, वो एक गीत है कि चुनी चुनी फुलवा लगाई बड़ी रास, उड़ी गए फुलवा रह गई वास। तो इसी तरह से चुन चुन करके फूलों की ढेरी भाई व्योमेश ने लगाई, और उनकी सुगंध भी हमको मिल रही है। इतना अच्छा आयोजन हुआ, मुझे वे पुराने दिन याद आ गए जब सभा में पहली बार हमने हिंदी सीखना शुरू किया और काशी को जानना शुरू किया, विद्वानों को आँखों से देखा, उनका चरण स्पर्श किया, वो सब याद आया। भाई व्योमेश शुक्ल से बड़ी आशाएं हैं, उनके साथ टीम है, और भाई राजकुमार जैसा व्यक्ति नागरिक चाणी पत्रिका के लिए मिल गया है। तो हमें आशा है कि निश्चित रूप से संकेत जो मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि नए ढंग से अब नागरिक चाणी सभा उठेगी, और हमें भी उसमें 2-4 आहुतियाँ डाल करके पुण्य कमाने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और बोल दूँ, बाबू राय कृष्णदास ने जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के संस्मरण लिखे हैं वो केवल रोचक नहीं हैं, उसमें बाबू राय कृष्णदास और आनंद कृष्ण जी भी ऐसे ही 2 मिनट के लिए बोलते थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती थीं जो बहुत बड़े बड़े खोज की उसमें संभावनाएं होती थी। बस संकेत करके ख़त्म कर रहा हूँ आप अपनी बात। उन्होंने 2-3 बड़ी बातें उसमें कही हैं। नंबर 1 कि नाटक निबंध जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं बल्कि उनकी प्रेयसी का लिखा हुआ है, और उसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि उसके अंत में जो उन्होंने कहा है कि दक्षिण हस्त से नहीं हुआ तो अगर वाम हस्त ने ही कर दिया तो उसके लिए क्या धन्यवाद देना। ये दृष्टि राय कृष्णदास की थी। बहुत बड़े बड़े वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपने संपादन में जगह जगह राय साहब का नाम लिया है। राय साहब चाहते तो लंबे लंबे लेख लिखते, लेकिन वो केवल 1-2 वाक्य बोल के संकेत कर देते थे। इसी तरह उन्होंने बताया है कि जो पंच पवित्रात्मा का नाम का लेख है, हज़रत मोहम्मद साहब और बीवी फ़ातिमा और हज़रत अली और हज़रत हसन और हुसैन, ये जो 5 पवित्र आत्माएँ हैं इस्लाम की, यह जो प्रसिद्ध जीवनी है, उन्होंने कहा कि यह भी उनकी प्रेयसी की लिखी हुई है। इसी तरह से कुछ और भी संकेत दिए हैं, आप लोग समझ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।